दोस्तों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे दोस्तों 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की थ्योरी तो कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे आपको। आज हम अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लेना पेपर में। इसमें से अति लघुत्तरात्मक व लघुत्तरात्मक ही आते हैं। पेपर में इस चैप्टर में से अति लघुत्तरात्मक व लघुत्तरात्मक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण अच्छे अधिशोषक क्यों होते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए लिख रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण अच्छे अधिशोषक होते हैं क्यों। अब इसका कारण जानना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण अच्छे अधिशोषक होते हैं क्यों। आप देखो इधर, हमारे जो मेन विलयन हैं वो दो तरह के हैं। एक तो होता है वास्तविक विलयन और एक होता है कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन में जो विलय के कण हैं इनका आकार बहुत कम होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम इनका व्यास होता है। वास्तविक विलयन में जो विलय के कण हैं उनका व्यास बहुत कम होता है, ये आपको बताया था, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम। और जो कोलाइडी विलयन है, ये कोलाइडी विलयन है, इसमें जो कोलाइडी कण हैं अर्थात जो विलय के कण हैं इनका व्यास होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक। मतलब कोलाइडी कण जो होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं, अतः इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, कोलाइडी कण बड़े आकार के हैं तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये अच्छे अधिशोषक होंगे। आपको एक पता ही है, अधिशोषक जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक यदि अधिक हो तो वह अधिशोषण अधिक करता है। ये बताया था आपको मैंने। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को उस समय कहा था। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर वह अधिशोषण अधिक करता है। तो यहाँ भी यही कंसेप्ट काम कर रहा है। कोलाइडी कण जो हैं इनका आकार बड़ा होने के कारण ये अच्छे अधिशोषक होते हैं। हम कह सकते हैं कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः ये अच्छे अधिशोषक होते हैं। तो इसका आंसर हमको मिल गया। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़ा आंसर हमें देना नहीं है, तो हम कह सकते हैं आंसर नोट कर लेना दोस्तों। कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है या बड़ा होने से इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अधिशोषक अच्छा ही तो होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अधिशोषण अधिक करेगा ना, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। तो हम आगे देश लिख सकते हैं, आगे आप लिख लेना। आता है कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण अच्छे अधिशोषक होते हैं। तो समझ गए कारण, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये अच्छे अधिशोषक होते हैं। नोट करो फटाफट पोज करके। हाँ, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, पनीर किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। नोट कर लो बेटा आंसरों को। पनीर किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, ये आपको बताया गया है, इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए वैसे तो। मतलब ये कोलाइडी विलयन किस प्रकार का है, तो आप क्या लिख सकते हो। पनीर में ध्यान करो, जगह जगह जल की बूंदें होती हैं, तो पनीर जो होती है इसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस
और परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है, द्रव की बूंद मतलब द्रव होता है। और ऐसे कोलाइडी विलयन को जिसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, शायद जैल कहते हैं, जैल। ठीक है, तो किस तरह का है आप लिख सकते हो। कोलाइडी विलयन पढ़ाए थे, ठोस फॉर्म, 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 ध्यान आ रहा हो, ठोस सॉल, सॉल, जेल, एरोसॉल, ध्यान आ रहे होंगे। तो ये है जेल, ये उसमें लिखा हुआ है। 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन बताए गए थे, उनमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर लिख लेना आप, जेल। क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण का एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, मैं जिनको बोल करके करा सकते हैं उन्हें जल्दी कराता हूं, आज ही लास्ट वीडियो करते हैं तो इसलिए टाइम कम लगे तो बोलता हूं। क्वेश्चन कह रहा है समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण का एक एक उदाहरण। उदाहरण में आपको अभिक्रिया लिखनी है, पढ़ी होंगी आपने। समांगी उत्प्रेरण में तो ध्यान करो, क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है। ध्यान है क्या? एक एस्टर का जल बटन बताया था, एक मैंने सुक्रोज शर्करा का जल बटन बताया था। तो समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण समांगी उत्प्रेरण में लिखे हुए हैं, आप वहां से उठा सकते हैं। थ्योरी याद होगी तो आराम को आपसे याद आ गए होंगे, याद आराम से। और विषमांगी उत्प्रेरण में क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। जैसे हाबर प्रक्रम N2+3H2, यहाँ Fe, ये क्रियाकारक है, ये उत्प्रेरक है, ये ठोस है, ये गैस है। विषमांगी उत्प्रेरण में उदाहरण लिख सकते हो, रिएक्शन लिखनी है आपको। ठीक है, तो पढ़ाया है, या है कोई नई चीज आई नहीं है तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, समझाइए। आपको पूरा कंप्लीट टिंडल प्रभाव वाला पोर्शन लिखना है। मैंने प्रयोग किया था अंधेरे कमरे में, ध्यान करो। 2 विलयन लिए थे, एक कोलाइडी विलयन और एक वास्तविक विलयन, दोनों से प्रकाशपुंज गुजारा था। दोनों प्रकाश के संचरण की दिशा से मुझे स्वच्छ और पारदर्शी दिखाई दिए थे दोनों विलयन। परंतु जब हम प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा से देखते हैं तो जो वास्तविक विलयन था उसमें तो अंधेरा दिखाता और कोलाइडी विलयन में उजाला दिखाता। यही घटना क्या थी? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का कारण भी लिख दीजिए, पूरा छाप दीजिए, इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर पर खरोंच लगने के कारण बहते हुए रक्त स्राव को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है शरीर पर खरोंच लगी, रक्त बह रहा है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रक्त एल्बू, ये भी आंसर आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ध्यान करो। रक्त का स्कंदन कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग में आप लिख सकते हो, रक्त जो है वो एल्ब्यूमिन नामक पदार्थों का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। फिटकरी से आने वाले Al+3 आयन रक्त का स्कंदन कर देते हैं जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। तो आंसर आप लिख सकते हो, कोई कठिन नहीं है, आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुआण्विक कोलाइड किसे कहते हैं? मैं आंसर बोल रहा हूँ, आपको पढ़ाया गया है। कोलाइडी विलयन का एक वर्गीकरण किया था जिसमें कोलाइडी विलयन 3 भागों में बांटे गए थे, बहुआण्विक, वृहदाण्विक और संगुणित कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड क्या होते हैं? बहुआण्विक कोलाइड वे कोलाइडी विलयन होते हैं जिसमें कोलाइडी कण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ऐसे कणों से मिलकर के बने होते हैं कोलाइडी कण जिनका आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर व्यास से कम हो। ध्यान है, उदाहरण भी लिखाया था, एक तो सल्फर वाला। सल्फर के कोलाइडी विलयन का निर्माण हजारों की संख्या में ऐसे अणु समूहित होकर के कोलाइडी कण बनाते हैं। लिख रहा है आपकी कॉपी में, इसलिए मुझे ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिशोषण और अवशोषण में 2 अंतर लिखिए। आपको 3 अंतर लिखाए गए हैं। अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। अवशोषण एक स्थूल परिघटना है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपने संपूर्ण द्रव्यमान में ग्रहण करता है। अधिशोषण की जो क्रिया है वो प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीमी होती है। अवशोषण की क्रिया का वेग प्रारंभ से अंत तक नियत होता है। लिख सकते हो, 2 ही अंतर तो पूछे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए किस अधिशोषक का उपयोग करोगे?
जल की कठोरता या नु कहूँ जल को शुद्ध करने के लिए आपको बताया था जियोलाइट उत्प्रेरक को प्रयुक्त करते हैं। तो इसका आंसर दोगे आप दोस्तों, जल की कठोरता दूर करने के लिए जियोलाइट उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण को परिभाषित कीजिए। मैंने आपको बताया गया है जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। आपको बताया गया है। क्वेश्चन अधिकांश आपको बता दिए गए हैं, आपकी कॉपी में है। थ्योरी याद होनी चाहिए, क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपको थ्योरी ही याद नहीं है, क्वेश्चन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। एक स्वतः उत्प्रेरक की अभिक्रिया लिखिए। स्वतः उत्प्रेरक ध्यान है, स्वतः उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह उत्पाद होता है जो उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। आपको बताया गया था एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया था तो एसिटिक अम्ल उत्पाद बना था। एसिटिक अम्ल इस अभिक्रिया के लिए स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। अभिक्रिया लिख करके समझा दो कंप्लीट टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रम में उत्प्रेरक और वर्धक। हैबर प्रक्रम अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया है, ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है, ध्यान रखें। हैबर प्रक्रम में एफी तो उत्प्रेरक होता है और वर्धक होता है एमओ, मोलिब्डेनम बोलते हैं इसको। एफी उत्प्रेरक है और एमओ, ध्यान रखो हैबर प्रक्रम में एफी उत्प्रेरक और एमओ होता है वर्धक। वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। तो मोलिब्डेनम वर्धक है और एफी क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, याद रख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम उत्प्रेरण किस पद्धति पर कार्य करती है। एंजाइम उत्प्रेरण ताला चाबी सिद्धांत पर काम करती है। याद है कि भूल गए? याद है? याद है तो याद रखो। एंजाइम उत्प्रेरण ताला चाबी सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। ये आपको बताई गई थी स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 10 ml सोने के सॉल को 1 ml 10% सांद्रता के NaCl के विलयन द्वारा स्कंदित ना होने दे। ये आपके में लिखी हुई है स्वर्ण संख्या, ये आपको बता दी गई है तो परिभाषा आपको याद कर लेनी है। बुक के क्वेश्चन सभी आपके लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, आंसर आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक होते हैं, क्यों। ये कह रहा है कारण बताइए सूक्ष्म विभाजित पदार्थ मतलब चूर्णित पदार्थ अच्छा अधिशोषक होता है, क्यों। तो हम कह सकते हैं जब किसी अधिशोषक को चूर्णित करते हैं, सूक्ष्म विभाजित करते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण वे अच्छा अधिशोषक बन जाता है। समझ गए, सिंपल आंसर। सूक्ष्म विभाजित करने पर क्या बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वह पदार्थ अच्छा अधिशोषक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमल्सन के प्रत्येक प्रकार का एक उदाहरण दीजिए। एमल्सन 2 प्रकार के आपको लास्ट में पढ़ाए गए थे, एक WO प्रकार का और एक OW प्रकार का। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दिए गए थे। WO प्रकार के उदाहरण दिए थे मैंने कोल्ड क्रीम वगैरह, और OW प्रकार के दिए थे मैंने बेनिशिंग क्रीम वगैरह। ध्यान आ रहा है? OW ऑयल एंड वाटर, बेनिशिंग क्रीम और दूध, WO प्रकार के कोल्ड क्रीम वगैरह ये बताए थे आपको, तो आपके में उदाहरण लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसियस पर्पल क्या है। ये भी लास्ट क्लास में बताया था। जो गोल्ड है, सोना, इसके कोलाइडी विलयन को बोलते हैं कैसियस पर्पल या पर्पल ऑफ कैसियस। ठीक है, तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कैसियस पर्पल क्या है तो आप लिख देना सोने के कोलाइडी विलयन को कैसियस पर्पल या पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस उत्प्रेरक का नाम लिखिए जो मेथेनॉल को गैसोलीन में बदलता है। मेथेनॉल को गैसोलीन में बदलने वाला उत्प्रेरक है ZSM5। ध्यान हो तो मैंने कहा था ZSM5 एक जियोलाइट उत्प्रेरक है जो एल्कोहल को गैसोलीन में बदलता है। तो मेथेनॉल एक एल्कोहल ही तो है, तो मेथेनॉल को गैसोलीन में परिवर्तित करने वाला पदार्थ या उत्प्रेरक है ZSM5 जियोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित उत्प्रेरण अभिक्रिया का उदाहरण। प्रेरित उत्प्रेरक की अभिक्रिया आपने पढ़ी थी, ध्यान आ रही हो तो।
प्रेरित उत्प्रेरक वह अभिक्रिया होती है जो किसी अन्य अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। इसका उदाहरण भी लिखा हुआ है। पूरे टॉपिक को लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में वर्गीकृत कीजिए। आपको बताए थे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि के कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही होते हैं। धातु, अधातु, आर्सेनिक, धातु, अधातु, सल्फाइड आदि के कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं? द्रव विरोधी। अब इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? इसने दिया है ऑप्शन आर्सेनिक सल्फाइड, तो ये द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होगा। गोंद द्रव स्नेही, स्टार्च द्रव स्नेही, एयू सोने का द्रव विरोधी, धातु का, सल्फाइड का द्रव विरोधी, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन द्रव स्नेही। क्लियर, बहुत इजी कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन लघुत्तरात्मक, जिनके आंसर बड़े होंगे। लघुत्तरात्मक नाम के लघुत्तरात्मक होते हैं, आंसर बढ़िया बड़े होते हैं। तो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है मिसेल निर्माण की क्रियाविधि समझाइए। अब इसको लिख तो नहीं सकते दोस्तों, आप समझ सकते हो मेरी बात को, पर क्वेश्चन ये आपको कराए हैं। पूरी मिसेल निर्माण की क्रियाविधि नाम का एक टॉपिक आपने पढ़ा है, उसको आप लिख सकते हो अगर आपके याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अपोहन और कोट्रेल अपक्षेपक, आप इस पर टिप्पणी कर सकते हो। ये भी आपने पढ़ी है। अपोहन शुद्धिकरण की विधि थी, चमड़े के थैले वाली। कोट्रेल अवक्षेपक कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग में बताया गया था। धूम्र अवक्षेपक भी कहते हैं। इसमें आवेशित प्लेट लगी होती हैं जो धुएं में उपस्थित कार्बनिक अणुओं को अवक्षेपित कर देती हैं, जिससे धुआं शुद्ध हो जाती है। टिप्पणी कर सकते हो, जो टॉपिक पढ़ा है उसको पूरा लिख सकते हो टिप्पणी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्षेपण विधि द्वारा प्लेटिनम का जल में कोलाइडी विलयन निर्माण करने की विधि का वर्णन कीजिए। परिक्षेपण विधि का वर्णन करना है जिससे प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। अरे PTAg AuCu धातु का कोलाइडी विलयन निर्माण करने की परिक्षेपण विधि है ब्रीडिंग आर्क, उसका चित्र सहित कंप्लीट वर्णन करना है। ब्रीडिंग आर्क विधि, ध्यान है ना, आर्क बनता है, चमक बनती है। एक जल से भरा पात्र लेते हैं, उसे बर्फ से भरे हुए पात्र में लगते हैं। जिस धातु का कोलाइडी विलयन निर्मित करना है उस धातु के इलेक्ट्रोड लगाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, आर्क उत्पन्न होता है, धातु पिघलती है इलेक्ट्रोडों की और कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करती है। ध्यान आ गया हो तो शायद मैंने बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्षेपण विधि द्वारा प्लेटिनम का, ये तो बता दिया, वैद्युत कण संचलन का स्वक्षेप एवं नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वैद्युत कण संचलन याद आ गया होगा। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। जब कोलाइडी कण में विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। यह घटना कहलाती है वैद्युत कण संचलन। इसमें आर्सेनिक सल्फाइड का एक उदाहरण दिया था, उसका चित्र भी बनाया था, वो चित्र आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडली समतापी वक्र का वर्णन करना है, आपको कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में 4 अंतर लिखिए। ये आपको अंतर बताए गए हैं, 4 की जगह 7-8 अंतर बताए हैं। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बंध बनते हैं। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं। भौतिक अधिशोषण कम विशिष्ट होता है, रासायनिक अधिशोषण उच्च विशिष्ट होता है। आपने पढ़े हैं, लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआण्विक और बृहदान्विक कोलाइड में क्या अंतर है, लिख सकते हो। और उदाहरण भी देने हैं, उदाहरण भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन में क्या प्रेक्षण प्राप्त होंगे जब प्रकाश किरणपुंज कोलाइडी विलयन से गमन करती है। जब प्रकाश किरणपुंज कोलाइडी विलयन से गमन करती है तो क्या होता है, उस प्रयोग को लिख दो। जब प्रकाशपुंज कोलाइडी विलयन से गमन करती है और हम कोलाइडी विलयन को प्रकाश के संचरण की दिशा से दिखते हैं तो स्वच्छ और पारदर्शी दिखाई देता है। जब हम लंबवत दिशा से देखते हैं तो हमें अंधेरा दिखाई देता है। लंबवत दिशा से देखते हैं कोलाइडी विलयन को तो उजाला दिखता है। और ये घटना क्या है, टिंडल प्रभाव, पूरा लिख। नेक्स्ट कह रहा है, कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तो आप बता दो। वैद्युत कण संचलन होता है, कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं जहाँ उदासीन होकर के अवक्षेपित हो जाए। पढ़ा है, पूरे के पूरे को लिख सकते हो, जैसा कि जैसे कंजूसी नहीं करें लिखने में, आता है तो पूरा लिखा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम उत्प्रेरकों के अभिलक्षण लिखिए, गुण लिखिए। एंजाइम उत्प्रेरकों के आपने गुण पढ़े हैं, एंजाइमों के गुण पढ़े हैं ना। सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता, उच्च विशिष्टता, सर्वाधिक प्रभावी, अनुकूलतम ताप, अनुकूलतम pH, ये सब पढ़े हैं तो लिख दो इसमें क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निबंधात्मक।
निम्न को सचित्र समझाइए। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, निबंधात्मक प्रश्न है पर ऐसे कोई कठिन नहीं है। टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति को आप इजीली समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधियों को समझाना है। ब्रीडिंग आर्क और कोलाइडी मिल विधि, ये भी आप बता सकते हो। आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक जियोलाइट पर टिप्पणी कीजिए। पूरे टॉपिक हैं जो आपके कॉपी में लिखे हुए हैं, जियोलाइट को समझा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बड़े सरल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाला, कुछ नहीं कहे तो भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं, क्योंकि भौतिक अधिशोषण एक सामान्य अधिशोषण है। तो आपको इस क्वेश्चन में लास्ट में ये पूछा गया है, ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें आपको भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं, ठीक है। अधिशोष की प्रकृति वगैरह वो लिखाए गए हैं, वो कारक लिख देने हैं। तो ये बहुत ईजी। एक क्वेश्चन था इसमें, वो रह गया है कहीं, मुझे पाया नहीं है पर मैं उसको लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन है कि साबुन जो है ये अम्लीय विलयन में कार्य नहीं करता है, क्यों? शोधन क्रिया नहीं करता है, क्यों? ये क्वेश्चन कहीं रह गया है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ। साबुन अम्लीय विलयन में कार्य नहीं करता है या शोधन क्रिया नहीं करता है, क्यों? इसको देख लो, कहीं ये क्वेश्चन रह गया है मुझसे। क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन अम्लीय माध्यम में शोधन क्रिया नहीं करता है, क्यों? या अम्लीय विलयन में शोधन क्रिया नहीं करता है, क्यों? देखो, जो साबुन होता है ये इस तरह का होता है। आर का मान C17H35 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये साबुन है। साबुन अगर सोडियम स्टेरिएट होता तो आर का मान कितना होता? C17H35। साबुन जो है ये अम्लीय माध्यम में, आप लिख सकते हो भाषा ऐसे ही, साबुन अम्लीय माध्यम में अम्ल से क्रिया करके बसीय अम्ल बनाता है। ये बसीय अम्ल है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, पर ये बड़े कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम बोलते हैं बसीय अम्ल। संग में बन जाएगा NaCl। तो साबुन जो है ये अम्लीय माध्यम में बसीय अम्लों का निर्माण करता है, ऐसे भाषा लिख देना। और ये बसीय अम्ल जल में अपघटित नहीं होते हैं। जब ये जल में अपघटित नहीं होंगे तो इससे ये नहीं आएंगे। शोधन क्रिया ये करते थे, ध्यान करो, ऋणायन। साबुन से आने वाले ऋणायन शोधन क्रिया करते थे। ऋणायन में तो होती थी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और कार्बोक्सिलेट समूह वाला भाग। तो अपन ने क्या कहा, क्या समझा? अपन कह सकते हैं कि जो साबुन है ये अम्लीय माध्यम में बसीय अम्ल बनाते हैं जो अपघटित नहीं होते हैं। ये रिएक्शन लिख देना। अतः साबुन शोधन क्रिया नहीं करता है। जब ये बसीय अम्ल टूटेंगे नहीं, कार्बोक्सिलेट आयन आएंगे नहीं, शोधन क्रिया होगी नहीं, क्योंकि यही तो शोधन क्रिया करते हैं। क्लियर? तो आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।